को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल एसएलडी एजुकेशनल अकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग का स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टर मैनेजमेंट, है ना। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम आप लोगों को बताए थे कि किस प्रकार से आपको एसएससी पेपर को सेलेक्ट करना है। ठीक है, आप सेमेस्टर 1 में है ना, सेमेस्टर 1 में है या फिर 2 में है या फिर आप 3 में है, कोई भी सेमेस्टर में है, आपको एसएससी पेपर के अंतर्गत अगर डाइजेस्टर मैनेजमेंट पढ़ना है तो एक ही सिलेबस है आपका ये। ठीक है, किसी भी सेमेस्टर में डाइजेस्टर मैनेजमेंट को पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेबस बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए, प्रीवियस के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत अच्छे से बात की है कि टोटल इस पेपर के अंतर्गत जो आपका डाइजेस्टर मैनेजमेंट है, इस डाइजेस्टर मैनेजमेंट में आपका जो है वो 3 यूनिट पढ़ना है। ठीक है, एक एक यूनिट करके हम लोग लेंगे और बारीकी से सारे यूनिट को कवर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ आप लोग से मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि कोई भी आपको जो है प्रॉपर तरीके से आपका कोर्स को कंप्लीट नहीं कराता है। रीज़न इसका आप खुद हैं, है ना। जब वीडियो को आप कंप्लीट वॉच नहीं कीजिएगा, है ना ही शेयर कीजिएगा, ना ही सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपको जो है प्रॉपर तरीके से आपके सिलेबस को कौन कवर कराएगा, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, है ना। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आप विनोबा यूनिवर्सिटी से अगर देख रहे हैं तो ज़रूर से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, और हो सके अगर आपको थोड़ा सा भी लगे इससे आपको बेनिफिट मिला है, ठीक है, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, देखिए, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, वीडियो को देखेंगे तभी कंटिन्यू वीडियो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जाहिर सी बात है, इतने मेहनत के बाद अगर आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है तो आप उसको देखें, आप उसको शेयर करें। ठीक है, नहीं तो फिर क्यों वीडियो अपलोड करेंगे हम, है ना। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 में देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। जैसे देखिए यहाँ पे यूनिट 1 है, और यूनिट 1 में आपको पता होना चाहिए डाइजेस्टर आने की आपदाएँ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपका डिफरेंट टॉपिक्स है, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे पहला टॉपिक आपका क्या है, अर्थ के बारे में, है ना। आपदा का जो अर्थ है उसी के बारे में लिखना है। फिर यहाँ पे परिभाषा है, अवधारणा है ना, खतरे हैं, आपदाएं हैं, क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, जोखिम क्या होता है, रिस्क, है ना, वर्गीकरण, विविधता के बारे में जानेंगे। फिर भारत में जो आपदा आता है, जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, है ना, या फिर आपका हिमानी झील हो गया, विस्फोटक, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे यूनिट 2 भी है, यूनिट 2 को भी देख लीजिएगा आप लोग, कौन कौन सा आपको टॉपिक पढ़ना है। फिर यूनिट 3 आएगा, ठीक है, पर इसमें भी जो आपका प्रमुख घटना घटा है ना, उसके बारे में पढ़ना है। अक्सर ये जो आपका यूनिट है वो आपका क्या यहाँ से रिलेटेड कर रहा है, आपका रिलेटेड है आपका न्यूज़ पेपर से। ठीक है, जो भी आपका पीछे जो आपका न्यूज आपका आया है ना, कहीं पे जो है वो घटना घटा है, उसी के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करके हम लोग को बात करना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं केदारनाथ में जो है वो जो आपका उत्तराखंड जो केदारनाथ है उसमें जो आपका घटना घटा था उसी के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, उसी घटना से संबंधित आपको अध्ययन करना है जो 2013 में हुआ था। उसी तरह से आपका जो है 2002 में भी घटना घटा था, और उसके बाद भोपाल गैस में आपका जो त्रैसदी हुआ था, कब, आपका 1984 को। हिंद महासागर में जो सुनामी आया था 2004 में, इसके बारे में पढ़ना है ना। चास नाला के बारे में पढ़ना है, यानी कि कोयला खदान के बारे में। तो इस प्रकार से जो है वो टोटल आपका 3 यूनिट आपका फिनिश है। जो लोग इंग्लिश से लिख रहे हैं, इंग्लिश से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं क्या है, डाइजेस्टर, मीनिंग है, डिफिनेशन है ना, कॉन्सेप्ट, अवधारणा। ठीक है, इसी तरह से आपका यहाँ पे यूनिट 2 है, अर्थक्वेक एंड सुनामी। तो इस तरह से देखिए आपका दिया हुआ है दोनों सिलेबस। ठीक है, तो आप दोनों सिलेबस को देख लीजिएगा, जिससे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके आधार पे आप अपना तैयारी को शुरू कीजिए। ठीक है, लेक्चर 1 अपलोड किया हुआ है, अगर अभी भी आप लोग को डाउट है तो लेक्चर 1 को जरूर देखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बोला हुआ है क्या, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, और ये पेपर आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है, यानी कि SEC पेपर। ठीक है, और इस पेपर में आपका डाइजेस्टर मैनेजमेंट आपको पढ़ना है, जो कि आपका सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, ये 3 सेमेस्टर में से कोई एक सेमेस्टर में पढ़ना है, और तीनों सेमेस्टर के लिए सिलेबस सेम रहेगा। ठीक है, आप लोग अगर पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आपका पेड कोर्स चल रहा है, पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो आपका PDF है, जो मटेरियल है, आपको पेड कोर्स में ही मिलेगा। ठीक है,
तो पेड कोर्स जो लोग ज्वाइन किए उन लोगों को मिल गया है, जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं उन लोगों को जो है मिलेगा आप जब ज्वाइन कीजिएगा तब। देखिए यहाँ पे पहला यूनिट है आपदा। तो पहले हम लोग देखते हैं आपदा का क्या अर्थ है। ठीक है, देखेंगे कि आपदा का अर्थ क्या है। पहला यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे अर्थ, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आपदा एक ऐसा अप्रत्याशित घटना है जो बड़े पैमाने पर क्षति, विनाश या पीड़ा का कारण बनती है। जब भी आपदा आता है तो वो बड़े पैमाने को जो है वो नुकसान करता है। कोई भी चीज़ अगर आपको नुकसान करेगा, जैसे जान माल का नुकसान हो, है ना, या फिर आपको किसी प्रकार से कोई क्षति पहुंचा रहा है, तो आपको जो है एक बड़े पैमाने पे करेगा। ठीक है, विनाश का कारण बनता है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि कहीं पे सुनामी आ गया, इसके कारण से कई लोगों का घर डूब गया, है ना, या फिर कई लोगों को जो है वो वहाँ का जो है रहने का जो आवास था वो चला गया, खाने का जो सामग्री था वो डूब गया, तो उनसे भी जो है वो पीड़ा का एक कारण बनते हैं, है ना। जो आपका आपदा है, इस आपदा के कारण, आपदा जब घटता है तो इस घटना के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पे क्षति होता है, विनाश होता है ना, पीड़ा का कारण बनता है। ठीक है, यह जो है वो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो सकता है। आपको पता होगा कि आपदा दो, पहला यहाँ पे होता है प्राकृतिक। ठीक है, यानी कि आपका जो प्रकृति के द्वारा आपदा होता है, अचानक जो जैसे आपका बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना, आंधी तूफान के कारण से जो है वो किसी का घर ढह जाना, है ना, या फिर आपका जो है वो किसी प्रकार से बाढ़ आ गया, है ना, इस बाढ़ के कारण से जो है किसी का जो है वो गांव डूब गया या फिर घर डूब गया, खाने की सामग्री डूब गया, है ना, भूकंप आया अचानक और जो है किसी का घर जो है वो गिर गया, तो ये सभी जो आपका है ना वो प्राकृतिक आपदा है। मानव निर्मित आपदा में क्या आएगा, तो मानव निर्मित आपदा में जो है वो आपका जैसे कि केमिकल, जैसे रासायनिक जो होता है उसका रिसाव, किसी आप जैसे आप जानते होंगे कि केमिकल जहाँ पे आपका फैक्ट्री लगता है उसमें अगर किसी प्रकार से रासायनिक का जो है वो रिसाव हो जाता है तो उस कंडीशन में जो है वो आपका क्या होता है, आपका मानव निर्मित आपदा होता है। ठीक है, कोई गलती करने के बाद, जैसे मानव के द्वारा, ठीक है, मानव के द्वारा किए गए कार्य के परिणाम स्वरूप जो घटना घटता है उसी को हम लोग बोलते हैं मानव निर्मित घटना। ठीक है, मानव निर्मित घटना या फिर मानव निर्मित आपदा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, बोला है कि यहाँ पे प्राकृतिक आपदा में भूकंप, बाढ़, तूफान, ज्वालामुखी विस्फोट आदि शामिल है, जबकि मानव निर्मित आपदा में जैसे कि किसी एक देश को दूसरे देश से, किसी एक देश में दूसरे देश से जो है युद्ध चल रहा है, तो ये जो युद्ध का स्थिति जो बना हुआ है ना, इससे हम लोग बोल सकते हैं कि ये मानव निर्मित है। ये तो आपका प्राकृतिक तो उत्पन्न नहीं किया है, एक मानव ही जो है मिलके एक देश से दूसरे देश से लड़ रहे हैं। ठीक है, अब आपका केमिकल रिसाव। ठीक है, उसके बाद आपका है परमाणु दुर्घटनाएं, जैसे कि आपका कोई परमाणु बनाया गया जिसका निरीक्षण किया जा रहा है ना, और परीक्षण किया जा रहा है, और आपको जो है वो उस वक्त अगर किसी प्रकार से कोई घटना घट जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं परमाणु दुर्घटनाएं। ठीक है, आपदाओं का प्रभाव लोगों के जीवन पर, है ना, आपदा जो है वो आपदा का जब भी आता है तो उसका प्रभाव लोगों के जीवन पे, पर्यावरण पे या फिर आर्थिक संरचना पर गहरा प्रभाव डालता है। जैसे मान लीजिए कि जब भी आपका आपदा आएगा तो उस आपदा के परिणाम स्वरूप जो मानव का जीवन है वो जो है वो प्रभावित होगा, पर्यावरण प्रभावित होगा, है ना, पर्यावरण में जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा, है ना, आपका जैविक जो आपका तंत्र है यानी कि इकोसिस्टम जो आपका है वो आपका बिगड़ जाएगा। आर्थिक संरचना जैसे कि आपका इकोनॉमिकल जो आपका स्ट्रक्चर है उसमें आपका जो है वो गहरा प्रभाव डालता है। जो लोग इंग्लिश से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इंग्लिश में यहाँ पे नोट्स को देख लीजिएगा। ठीक है, दोनों आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा और अच्छे से रीड कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे जो आपका परिभाषा और अवधारणा है उसको। ठीक है, यानी कि आपदा का परिभाषा और फिर हम लोग देखेंगे आपदा का जो है वो कॉन्सेप्ट यानी कि अवधारणा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि आपका आपदा का जो है वो परिभाषा क्या है। आपदा एक ऐसी घटना या स्थिति है जो समाज पर गंभीर रूप से नकारात्मक प्रभाव डालती है। ठीक है, नकारात्मक इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है क्योंकि जब भी ये आपदा आता है तो लोगों को नुकसान करता है, और कोई भी जब नुकसान होता है तो वो आपका पॉजिटिव वे में नहीं लिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी का घर जो है वो पानी में डूब गया, ठीक है, या भूकंप आया तो भूकंप के कारण से किसी का घर
टूट गया, तो ये जो है उसके लिए क्या है, नुकसान क्या है। और जब किसी का नुकसान हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उसके लिए एक नकारात्मक यानी कि नेगेटिव मोमेंट क्रिएट कर देगा। ठीक है, साथ ही साथ देखिए आगे क्या बोला है, जिससे सामान्य जीवन, संपत्ति, पर्यावरण या फिर बुनियादी सेवाओं को जो है नुकसान करता है, यानी नुकसान बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। आपदाएं प्राकृतिक, मानव निर्मित या फिर तकनीकों से हो सकती है। ये अचानक या फिर धीरे धीरे हो सकती है। कोई आपदा जो है वो धीरे धीरे होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर बाढ़ आया तो धीरे धीरे जो है उसका रफ्तार तेज होता है ना, आपके इलाके में जो है वो धीरे धीरे पानी इन करेगा। अदरवाइज जैसे आपका कोई भूकंप आ गया तो वो अचानक आता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो है आपका अचानक भी हो सकता है, धीरे धीरे भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। ये आपका है अवधारणा। ठीक है, यानी आपदा की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है डिजास्टर ऑफ मैनेजमेंट का, उसी के हम बारे में देखेंगे। आपदा प्रबंधन का जो है वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, पहला पॉइंट है आपका प्राकृतिक आपदाएं, यानी कि जो आपका प्रकृति के द्वारा जो आपदा घटता है उसके बारे में। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं तूफान, भूकंप, बाढ़, है ना, सूखा, ज्वालामुखी विस्फोट इत्यादि जो भी आपका प्राकृतिक घटना है ये सभी आपका प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मानव निर्मित आपदाएं, इसमें आपका मानव निर्मित आपदाएं भी पढ़ना है ना, जिसमें देखिए ये आपदाएं क्या होता है, मानव गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होती है। जैसे परमाणु दुर्घटनाएं, रासायनिक रिसाव, है ना, तेल का रिसाव होना, औद्योगिक दुर्घटनाएं होना, ये सभी जो आपका है वो आपका आपदा की एक अवधारणा है, एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके बाद मिश्रित आपदाएं, देखिए यहाँ पे मिश्रित आपदाएं में क्या आएगा। ठीक है, बोला है मिश्रित आपदाएं ऐसी आपदाएं जो मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों मिश्रण हो। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे भी आपदा होते हैं जो मानव के द्वारा और प्राकृतिक दोनों का हस्तक्षेप होता है, निर्मित दोनों शामिल हो। जैसे कि बाढ़ के दौरान बांध का टूटना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका गांव में बाढ़ आ गया तो बाढ़ का कारण क्या था, आपका बांध टूटना। तो मानव जो है वो बांध का निर्माण किया और बांध टूटा तो एक जो है वो आपका प्रकृति के कारण से, टूटने के कारण से जो है वो आपका एक बाढ़ का निर्माण किया, है ना, बांध टूटने के परिणाम स्वरूप जो है बाढ़ का निर्माण हुआ। तो ये जो है मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों हो जाएगा। उसके बाद है आपका आपदा प्रबंधन। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, यह एक बहुचरणीय प्रक्रिया है जिसमें आपदाओं से पहले की जाने वाली तैयारी है। यानी कि आपको पता होगा कि कहीं पे अगर जैसे पता है कि आप लोग को अगर कहीं बंगाल की खाड़ी अगर उठता है और वहाँ से अगर तेज़ हवा चल रहा है तो उसके लिए पहले से प्रिपरेशन किया जाता है, तैयारी किया जाता है कि उस बाढ़ का जो है ना, या फिर उस हवा का, तेज़ तूफ़ानी हवा का जो है वो साइक्लोन जो होगा उसका पहला असर कहाँ पड़ेगा। तो जब कहीं से भी, जब भी आपका जैसे किसी भी प्रकार से कोई जब आपदा घटता है तो उस आपदा के लिए जो है वो पहले से तैनात किया जाता है टीम को। ठीक है, ताकि जो कोई आपदा आने वाला है उसको झेल सके लोग, है ना। जैसे सपोज अगर कहीं से अगर तूफान उठने वाला है तो उससे पहला जो अटैक करने वाला गांव होता है उसे खाली करा दिया जाता है। ठीक है, कहीं पे अगर बाढ़ आने वाला है तो उस एरिया को आपका पूर्ण रूपेण जो है खाली करा दिया जाता है और वहाँ पे लोगों को जान माल के जो है वो सुरक्षित किसी दूसरे जगह पे शिफ्ट कर दिया जाता है, स्थानांतरण कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें वही चीज़ बोल रहा है कि आपदाओं के दौरान प्रतिक्रिया और आपदाओं के बाद जो है वो पुनर्वास की जो है वो पुनर्निर्माण शामिल होती है। ठीक है, आपदा प्रबंधन में मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि जैसे आपका कोई भी आपदा हो रहा है, कोई भी आपदा घट रहा है तो उस आपदा से पहले आप उसके लिए प्रिपरेशन कर लें, है ना। किसी का जो है वो नुकसान होने वाला है तो उस नुकसान को आप बचा लें, है ना। आपको अगर किसी इलाके में पता चल जाए कि यहाँ पे पहले से ही भूकंप आने वाला है और बहुत ही तीव्र गति से आने वाला है तो उस एरिया को क्या कीजिएगा, आप खाली करा दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण का मतलब है कि आपदा को कैसे कम किया जाए, जो भी आपदा और जोखिम, आपदा रिस्क है उसे कैसे कम किया जाए, है ना। इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसमें आप लोग आपदाओं को कम करने के लिए, है ना, आपदाओं को प्रभाव को कम करने के लिए कई योजनाएं बनाई जाती है ना, रणनीति तैयार की जाती है जिससे मजबूत इमारतें और उचित भूमि, है ना, सही तरीके से
भूमि का निर्माण करना, मजबूती से इमारत बनाना, है ना, उपयोग, नीतियाँ, जो भी आपका है, चेतावनी प्रणाली, ये सभी चीज़ों को जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है 6 नंबर, सामाजिक और आपका जो है आर्थिक प्रभाव। जब भी किसी क्षेत्र में आपका आपदा आता है तो उस आपदा के परिणाम स्वरूप वहाँ का सामाजिक स्थिति जो है वो बिगड़ जाता है, उस समाज पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, वहाँ का आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ही दयनीय हो जाता है। देख सकते हैं जैसे कि मान लीजिए कि आपदा का समाज और अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालीन प्रभाव होता है। जैसे बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब किसी भी आपका देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में जब भी आपदा आता है तो उस आपदा के परिणाम स्वरूप वहाँ के क्षेत्र को जो है बहुत ही काफ़ी मात्रा में नुकसान पहुँचाता है और यह लंबे समय तक जो है वो आपका नुकसान को भरपाई करने में टाइम लगता है। ठीक है, इसीलिए बोला जा रहा है कि इसका प्रभाव जो है लोगों के ऊपर दीर्घकालीन होता है। ठीक है, इसमें जीवन की हानि होता है, कई लोगों को मृत्यु हो जाता है, संपत्ति का नुकसान होता है, रोजगार का नुकसान होता है। बाद है आपका मानव और पर्यावरणीय सुरक्षा। देखिए यहाँ पे बोला है मानव और पर्यावरणीय सुरक्षा। ठीक है, आपदाओं से निपटने के लिए मानव और पर्यावरणीय सुरक्षा का ध्यान रखना आवश्यक है। इसमें स्वास्थ्य सेवाओं और साफ पानी, स्वच्छता और पर्यावरणीय का सुरक्षा जो है वो शामिल है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे इस तरह से समझ सकते हैं कि मानव अपने पर्यावरण को अगर सुरक्षित रखता है, मानव अगर सुरक्षा अपने आप को चाहता है तो अपने तरीके से जो है वो सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से अरेंज करके रखना चाहिए। जैसे कि आपका जो भी पर्यावरण है उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपदाओं यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आपदाओं से निपटने के लिए मानव को क्या करना चाहिए, पर्यावरण सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। पेड़ पौधे को जो है वो अधिक मात्रा में लगाना चाहिए जिससे स्वास्थ्य सेवा अच्छा बना रहे। आपको कूड़े कचड़े जो है वो जल में नहीं फेंकना चाहिए, स्वच्छता का जो है वो अधिकतर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, है ना, इसी में आप देख सकते हैं यहाँ पे निष्कर्ष टैब्स में आपका दिया हुआ है कि आपदाओं के परिभाषा और अवधारणा को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, समझना महत्वपूर्ण है ताकि हम बेहतर तरीके से तैयार हो सकें और इनके प्रभाव को कम कर सकें। किसी भी डाइजेस्टर के बारे में, है ना, किसी भी आपदा के बारे में क्या उसका परिभाषा है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है ना, क्या उसका अर्थ है, इसके बारे में एक मानव जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है उसको जानना। अगर आप उसके बारे में पहले से अवगत रहिएगा तो आप जो है वो जो हानि बड़े पैमाने पे होने वाला है उसे आप कम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि इंग्लिश में आपका लिखा हुआ है डिफिनेशन ऑफ डाइजेस्टर, है ना। उसके बाद देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ डाइजेस्टर, डाइजेस्टर का जो कॉन्सेप्ट अवधारणा है उसके बारे में, है ना। तो इस प्रकार से आपका एक एक पॉइंट दिया हुआ है, आप लोग को बहुत ही अच्छे से आपको PDF मिल जाएगा। जो लोग इंग्लिश में लिखते हैं वो लोग इंग्लिश में आप लोग को PDF मिलेगा, जो लोग हिंदी में लिखते हैं वो हिंदी में लिख लीजिएगा। PDF एक ही में दोनों मेंशन है और आपका कंप्लीट जो है वो आपका मेजर पेपर, माइनर पेपर और अदर पेपर जो है आपको कंप्लीट पेड बैच में कराया जा रहा है। साथ ही साथ ये नोट्स भी आपको वहीं मिलेगा। अभी आप लोग सीरियस नहीं होते हैं, जब लास्ट एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम टाइम आप सीरियसली पढ़ते हैं। तो देखिए अभी से आप अगर वीडियो को अगर वॉच नहीं करेंगे तो कोई भी यूट्यूब वाला आपको जो है वो वीडियो अपलोड नहीं करेगा, पूरे सिलेबस का वीडियो आपको नहीं प्रोवाइड करेगा, तो आप जो है वो नहीं पढ़ पाइएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग वीडियो को वॉच कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो है हम आप लोगों को लगातार आपको वीडियो क्लास प्रोवाइड कर सकें। अगर आप वीडियो को वॉच नहीं कीजिएगा तो फिर हम यहाँ पे मेहनत करते हैं वो आपके लिए नहीं हो पाता है, आपके बेनिफिट नहीं हो पाता आपको, तो फिर जो है ये मेहनत करना बेकार हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि आप लोग वीडियो को वॉच किया कीजिए, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में।